आप बच्चों के लिए, मैं सभी यहाँ पे जो प्रोफेसर बहुत उपस्थित हैं उनसे भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वो अपने यहाँ के बच्चों में रंगमंच की समझ को उत्पन्न करने के लिए वो हमारा साथ दे रहे हैं और ज़्यादा साथ दें, ताकि एक पीढ़ी तैयार हो, नई पीढ़ी तैयार हो, रंगमंच को समझे। हम रंगगड्ढा भी करते हैं, हर महीने मासिक रंगगड्ढा होता है। उस महीने में जो भी नाटककार या निर्देशक जिनकी पैदाइश होती, जो वरिष्ठ हैं, उनके ऊपर हमारी चर्चा होती है, हमारे कलाकार उनके बारे में सारे आर्टिकल तैयार करते हैं। तो देखते देखते हमने देखा कि अब हमारे बच्चे लिखने लगे हैं, पत्रिकाओं में छपने लगे हैं, तो हम लिखने के लिए भी, रंगमंच पर लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लिटिल थेस्पियन सिर्फ नाटकों की प्रस्तुति करने वाली संस्था नहीं है। हम 13 वर्षों से आपके समक्ष बाहर के राज्यों के नाटक मंगाते हैं कि आप एक कभी बिरयानी खाने मिले तो कभी पुलाव, तो कभी राधा वल्लभी, अलग अलग टेस्ट ना, कभी राजस्थानी खाना, कभी पंजाबी खाना। तो हम बाहर के दलों को बुलाते हैं कि आपका स्वाद बदले और नाटक की समझ आपके अंदर पैदा हो, आपको समझ में आए कि नाटक वाकई होता क्या है। तो इस बार भी हमने 4 राज्यों से नाटक बुलवाए हैं। कल आप देखेंगे मुंबई की प्रस्तुति, बाहर में ये सारे बैनर लगे हुए, आप लोगों ने देखा होगा। जोगिया राग मुंबई की प्रस्तुति है। भारत के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक देवेंद्र राजंकोर, जिन्होंने कहानियों के रंगमंच की स्थापना की, उनके निर्देशन का नाटक है जोगिया राग। उसके बाद आप 21 तारीख को देखेंगे दिल्ली की प्रस्तुति, जो हमारे त्रिपुरारी शर्मा मैम जिनका देहांत 2023 के अक्टूबर में हुआ, उनकी वो लेखिकाएँ बहुत अद्भुत लिखती हैं, अद्भुत निर्देशन है। उनके निर्देशन में आप नाटक देखेंगे रूप अरूप। उसके बाद आप 19, 20, 22 तारीख को आप बनारस की प्रस्तुति देखेंगे मोह, जो कि मनु भंडारी की कहानी पर आधारित है। 23 तारीख को उज्जैन की प्रस्तुति देखेंगे, जयपाल छात्र का नाटक है संभ्रांत वेश्या। और आज और 24 तारीख को आप लिटिल थेस्पियन की प्रस्तुति देखेंगे। आज आप उमा झुंझुनवाला कोई हमारी हैं सदस्य, उनका लिखा हुआ नाटक है भीगी औरतें, उनके निर्देशन में खेला जाएगा, वो देखेंगे। और 24 को भी उमा झुंझुनवाला के निर्देशन में आप साहिर लुधियानवी की लंबी नज्म है। साहिर लुधियानवी को आप सब जानते हैं, क्योंकि सिनेमा में उनके गीतों को सुन सुनकर हम बड़े हुए और आज भी हम आनंदित होते हैं। उनकी एक लंबी नज्म परछाइयाँ उसकी प्रस्तुति है। तो मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारी बातें बता दी, भूल भूल कर भी, याद याद करके भी। तो आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ और भूल चूक माफ। धन्यवाद। अब पहला सत्र को आरंभ करते हुए पहले सत्र में है रंग संवाद। आज का विषय है मुस्ताक काक, एक शानदार फनकार, और आमंत्रित वक्ता हैं। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी को। आप मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर अलमास हुसैन थिएटर डायरेक्टर, मैं उनको भी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए। निधि सिंह MA कोलकाता यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, आप आए। इस साल हमने नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसकी पहली पारी हो चुकी है। उन टीमों में से हमने 3 टीमों का चयन किया है और 24 तारीख को उनका एक फिनाले है। और उस 24 तारीख को हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय करेंगे। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि कलकत्ता में रंगमंच की और भी संस्थाएं सामने आए। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे गुजर जाने के बाद कलकत्ता से रंगमंच खत्म हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि हमारे रहते, हम अपने रहते और भी नाट्य दलों को खड़ा कर पाए। और दूसरा हमने किया था शोध आलेख प्रतियोगिता। आप बच्चों को पता नहीं, मालूम नहीं रहा होगा, इसलिए शायद संख्या कम हुई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे आर्टिकल हमारे पास आए। और उन आर्टिकलों में हमने ये अनाउंस किया था कि 10 आर्टिकल, 10 शोधालेख
हम चयन करेंगे और उसको प्रकाशित करेंगे। तो ये 10 आर्टिकल जो चयन हुए हैं, जो हमारे निर्णायक मंडली में थे, उन्होंने अपनी सहमति के साथ जिन 10 आलेखों का चयन किया है, वो 10 आलेख आप लोगों को बताऊं कि लखनऊ से निकलने वाली बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है कला वसुधा, उसमें ये 10 आर्टिकल प्रकाशित होके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा है। आप लोगों के को भी अबंदन में लिखने की ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपके आर्टिकल सीधे राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित होने जा रहे हैं। तो इस बार जैसा कि उन्होंने बताया कि शोध आलेख में से जिन 10 लोगों का चयन हुआ, उनमें से जो उपलब्ध थे उन 5 लोगों को हमने मंच देने की कोशिश। हमारे अतिथियों का अभिनंदन करने के लिए मैं लिटिल थेस्पियन ग्रुप के मेंबर्स पद्माकर जी, अर्चना जी और सुधा जी को आमंत्रित करूंगी। आप आएं और इनका अभिनंदन करें हमारे अतिथियों। काजिम सर का अभिनंदन करते हुए पद्माकर जी, अर्चना जी, अभिनंदन करेंगी शुभ्रा, डॉक्टर शुभ्रा जी का। तालियों से अब मैं लिटिल थेस्पियन ग्रुप की सुधा जी से को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अलमास हुसैन का अभिनंदन करें। और हमारे आज के मॉडरेटर संचालक डॉक्टर संजय जायसवाल जी का अभिनंदन करेंगे पद्माकर जी। तालियों से अब हमारी लिटिल थेस्पियन की लिटिल सदस्य ज्योतिका को मैं मंच पर बुलाती हूँ निधि का अभिनंदन करने। तालियां। आज के इस रंग संवाद के संचालक हैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल। आदरणीय मंच और नाटक के लिए समर्पित यहाँ श्रोता और रंगकर्मी, सबसे पहले मैं सभागार में उपस्थित हमारी अग्रज पीढ़ी दिनेश बडेरा जी हैं, प्रेम कपूर जी हैं और कई साथी सभागार में बैठे हैं। यह पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी उमा जी जैसे लोगों की है जिन्होंने कलकत्ते में और आसपास के शहरों में रंग कर्म को जिंदा रखने का प्रण ले रखा है। और तीसरी आप भविष्य की पीढ़ी यहाँ सभागार में बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान साथी जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। जश्न अजहर का जिक्र करते करते उमा जी खामोश हो गईं।
बहुत मुश्किल होता है जब हम रचना को अपने व्यक्तिगत और निजता से जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं और उसमें कोई कांटा धंस जाता हो। जश्न मना रहे हैं क्योंकि मातम मनाने की बात कभी अजहर भाई ने नहीं की थी। उनके साथ मेरी मुलाकात, आप जैसे नौजवान विद्यार्थियां बैठे हैं, ख्वाब बुरे ख्वाब और ब्लैक संडे, इस नाटक का मंचन उन्होंने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के हमारे कुछ साथियों को लेकर, और पहली बार मुझे अपने जीवन में नाटक देखने का अगर कोई अनुभव है तो उस अनुभव का पहला सूत्र अजहर भाई से जुड़ता है। जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लिटिल थेस्पियन के तमाम लोगों को कि नई पौध को उन्होंने वृक्ष का आकार लेने का अवसर प्रदान किया है। निधि सिंह का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत है। में उपस्थित और मंचासीन सभी को मेरा सादर नमन। मैं निधि कुमारी सिंह कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और आज का मेरा आलेख का विषय है मुश्ताक काक एक शानदार फनकार। मुश्ताक काक एक भारतीय अभिनेता हैं जो अपनी कला और अभिनय के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया और अपनी शानदार प्रस्तुति से साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक नई पहचान बनाई। रंगमंच निर्देशक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता मुश्ताक काक जी का जन्म वर्ष 1961 में जम्मू कश्मीर में हुआ। इनके पिता कश्मीरी जाति के थे और माँ डोगरा थी। बचपन में जब उन्हें एक दिन अपने स्कूल में क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बनाया गया तो वह रोल उन्हें बहुत पसंद आया और तभी से दिलचस्पी उनके रंगमंच में आ गई और उन्होंने रंगमंच ज्वाइन कर लिया। 10वीं कक्षा में ही उन्होंने अपनी रंगमंच में भूमिका निभाने लगे। 20 साल तक उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट अर्थात सिंचाई विभाग में भी काम किया, पर रंगमंच के काम में और अभ्यास में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपने काम पर नहीं जा पाते थे। उनसे सीखेंगे और कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निधि, आपने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातें कही और निश्चित तौर पर जिन विद्यार्थियों ने मुश्ताक काक को नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानते होंगे, वे मुझे लगता है कि इस आलेख से समृद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शहर की चर्चित कथाकार, कवित्री, लोकप्रिय शिक्षिका और वर्तमान में खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी। आपने अज्ञे के साहित्य पर गंभीर काम किया है और आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आलोचनात्मक पुस्तक अज्ञे की कहानियों का पुनर्पाठ। इसके अलावा आपने अज्ञे पर आधारित एक और किताब केंद्रित है अपने अज्ञे, जिसका संपादन आपने किया है। आपके 2 कहानी संग्रह अंतराल और कतरा कतरा जिंदगी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा आप हिंदी और बांग्ला के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं और बांग्ला की कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है आपने। कुछ प्रकाशनाधीन है और जल्द ही वो प्रकाशित होंगी। मैं डॉक्टर मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभागार में बैठे हुए मेरे अग्रज और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां अपने आप को पहचानने की, अपने समय को पहचानने की, अपनी परंपरा और अपने विरासत को पहचानने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी लिटिल थेस्पियन
और इसके संपूर्ण आयोजकों को, रूपरेखाकारों को, जिन्होंने आज मुझे न सिर्फ यह अवसर प्रदान किया अपितु बड़ी उदारता से एक ऐसा विषय भी दिया कि मैं उन पर कुछ पढ़ूं, बोलूं, अपने भावों को, विचारों को आपके साथ साझा करूं। हम सभी जान रहे हैं बेटा कि ये जो आयोजन है, मैं आप सबको मुखातिब हूँ, आशीर्वाद के साथ उनकी स्मृतियों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने जिन ख्वाबों को, जिन मुश्ताक का अर्थ ही होता है आकांक्षा, इच्छा, उससे भरे हों, तो वो पूरे लबालब भरे थे। बहुत सारी, बहुत विराट व्यक्तित्व है, बहुत विराट व्यक्तित्व है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को इस मंच से नमन करने का मुझे जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए हृदय से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मैं नहीं, कुछ बातें आपको सिखा दूंगा, सिर्फ कुछ डेटा है, इससे लेना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं लिटिल थेसिपियन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। लिटिल थेसिपियन एक ऐसा ग्रुप है जिसको मैंने लिटिल से बिग, बिगर और बिगेस्ट होते देखा, बहुत करीब से देखा। मैं उनके जो इवैल्यूएशन है उनका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। और जो मेहनत अजहर भाई, उमादीप ने की है, बहुत करीब से देखा है मैंने। ऐसी मेहनत कम लोग करते हैं। अभी हाल ही में मैं कागड़ा यूनिवर्सिटी में खड़ा था, वहाँ पे एक फैकल्टी जो कहीं बाहर से आए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि उमा दी कहाँ की है। नाम नहीं सुना था उन्होंने, बाहर के हैं वो, ये है फैकल्टी है। उमा दी कहाँ की? मैं वहीं खड़ा था, मैं कहा वो सीढ़ी देख रहे हैं ना, वो वहाँ की है। वो जो बैठने की जगह देख रही है वो वहाँ की है। वो जो लाल पोस्टर देख रही है वो वहाँ की है। वो जो सामने बिल्डिंग है जहाँ चौर हो रहा है वहाँ की है। ये पूरा यूनिवर्सिटी उनका है और इस यूनिवर्सिटी की वो है, सब कुछ यहीं से किया और आज भी यहीं इनका नाम है। तो आप समझिए कि इतनी मेहनत करना नाटक के लिए बहुत नामुमकिन काम है। ये अजहर भाई वो हमेशा, देखिए कुछ लोग, बनावट शाह ने एक बार कहा था, आप कुछ लोगों को उनकी मौत से खो नहीं सकते, और उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस, नहीं तो सभी यहाँ आए हैं मरने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो कुछ भी अभी मेरे बारे में कहा गया है वो सब झूठ है, सच नाटक है और नाटक के विषय पर, नाटक के हवाले से बातें हैं। क्योंकि जैसा कि अभी बिल्कुल आरंभ में, शुरुआत में उमा जी ने कहा कि सिनेमा हमें खुश करने के लिए या हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को संजोगने के लिए या उसको सच करने के लिए होता है। असल सच्चाई थिएटर है। और थिएटर में जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा हमने, उसमें यही है कि बोलने से थिएटर कमज़ोर होता है और खामोशी थिएटर की ज़्यादा मजबूत ज़बान है। क्योंकि थिएटर में बहुत कुछ अनकहा होता है, जो अनकहा है वही सच है। और सबसे पहले मैं लिटिल थेस्पियन का धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाद तो मिला ही कि उन्होंने बिल्कुल पहले दिन मुश्ताक काक साहब के हवाले से ये बात रखी और ये इनका ही हक भी था। इसलिए भी ये था कि यहाँ एक ट्रायोलॉजी हमें दिखती है, अजहर आलम, मुश्ताक काक, उमा झुंझुनवाला। कई चीज़ें मुझे कॉमन दिखती हैं इनमें। जैसे अभी जो आखिरी वक्ता होता है, आखिरी बोलने वाला होता है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं कि सारी बातें कही जा चुकी हैं,
अब वो क्या कहेगा, या पहले जो कही गई है उनमें से ही कुछ कुछ ले करके अपना ताना बाना बुन ले। वो ये ट्रायलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी अभी जो बातें हुई इसमें कॉमन चीजें जो नजर आई कि अजहर आलम ने अपने नाटकीय जीवन या नाटक के जीवन की का आरंभ जो है, उसकी शुरुआत जो है एक्टिंग से की। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और उसी कॉलेज में अजहर भाई पढ़ते थे, मुझसे शायद 1 साल सीनियर थे। और उन्होंने जो पहला नाटक किया उसे मुझे न सिर्फ देखने का बल्कि रिहर्सल को देखने का और तमाम चीज़ों से प्रोसेस को में रहने का भी मौका मिला। और उसमें पहली बार उन्होंने फीमेल कैरेक्टर किया था। पहला नाटक जो उन्होंने किया था, हम लोग उस वक्त मौलाना आज़ाद कॉलेज बॉयज़ कॉलेज हुआ करता था, महिलाएं नहीं होती थी, गर्ल्स स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। तो आज जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है अजहर आलम पुरस्कार से, उनके निर्देशन में वो नाटक था, ज़हीर अनवर साहब के निर्देशन में। और वहाँ चूंकि लड़कियाँ थी नहीं, एक फीमेल कैरेक्टर था, तो आप कौन करे। तो ये चैलेंज अजहर आलम ने लिया। तो एक ये कि एक्टिंग से शुरू किया उन्होंने, चैलेंज लिया उन्होंने। मुश्ताक काक के यहाँ भी हम देखते हैं तो उन्होंने भी एक्टिंग से दानिश्ता नादानिश्ता यानी सोच समझ करके या अनजाने में जैसे भी हो उनसे एक्टिंग करवाई गई, चैलेंज लिया एक उन्होंने। वो बाद में कितना काम आया उनके, कितना नहीं आया, वो अलग विषय है। दूसरी चीज जो बहुत अहम लगती है कि अजहर ने भी चैलेंज लिया और अपने जीवन में पूरे सफर को मैं देखता हूं। 87 में उनसे मैं परिचित हुआ था अजहर भाई से। मैं कॉलेज में आया था, वो पहले से वहां मौजूद थे। और आखिर तक जब तक मैं कलकत्ते में 92 तक रहा तब तक तो बिल्कुल साथ रहा। उसके बाद दिल्ली गया तो थोड़ा ज़्यादा बातें होने लगी। सीनियर होने की वजह से यहाँ थोड़ी कम बातें होती थी, दिल्ली जाने के बाद थोड़ी ज़्यादा बातें होने लगी। और फिर जब लिटिल थेस्पियन और बीच बीच में भी मैं आता रहा, वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने बहरूप एक बनाया था, तो वो उस तरह से भी नाटक एक हम लोगों का कॉमन ये था। और उन्होंने जिस तरह से सफ़र शुरू किया विदाउट एनी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, जो कुछ उन्होंने पाया खुद से पाया, पढ़ के पाया, सोच के पाया, करके पाया। और वो जो कुछ पाया वो क्या ट्रेंड और क्या कहाँ से डिग्री लेकर आए या डिप्लोमा लेकर के आए, वो जीवन में करके जो कुछ पाया वो हम सबके सामने है। उनके नाटक, उनकी एक्टिंग, उनके डायरेक्शंस और उनका पूरा जो ये लिटिल थेस्पियन को बना संवार करके जो अभी ये कहा गया कि लिटिल, हाँ, उससे बिगर बिगेस्ट जो बात अभी हुई कि वहाँ तक पहुँचाया जिस तरह से उन्होंने, वो हमारे सामने है। बिल्कुल वैसे ही मुश्ताक काक के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। वैसे ही वो जूझते हुए आए थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे। और यहाँ लिटिल थेस्पियन था, वहाँ एमेच्योर था, एमेच्योर थिएटर। तो वो उस तरह से वो वहाँ करते 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 वो श्री राम सेंटर में पहुंचे। उस वक्त मैं भी दिल्ली पहुंच गया था। और वो जैसे श्री राम सेंटर आए तो हमारे कॉमन एक थे शाहिद अनवर साहब, शाहिद भाई, उनके थ्रू हम लोग वो आए। और पहले साल ही, पहले नाटक से पहले ही हम चूँकि वहाँ जब पहुँचा था तो नेशनल स्कूल ड्रामा में नाटक देखने जाया करता था, श्री राम सेंटर में नाटक देखने लगातार। वो मंडी हाउस जो है वहाँ 4-5 ऑडिटोरियम है, वहाँ नाटक होते हैं और हम लोग जाया करते थे। तो थिएटर देखने गए तो उनसे भेंट हुई। और उस ज़माने में श्री राम सेंटर की बड़ी खूबी ये थी कि उनका एक बेसमेंट हुआ करता था। तो हम जैसे थिएटर करने वाले लोग जिनके पास बहुत सुविधाएं नहीं थी, पैसा नहीं था, साधन नहीं था, तो उनके लिए उनका बेसमेंट जो था वो बहुत सस्ते में मिल जाया करता था और बेसिक लाइट्स हुआ करती थी। वहाँ हम लोग थिएटर करते थे, ऑडियंस भी आ जाती थी। तो वहाँ थिएटर देखने जाते थे और उसके टिकट भी कम होते थे, तो हम स्टूडेंट जाकर देखते थे। दूसरे वहाँ एक कैंटीन है और तीसरे वहाँ एक बुक शॉप हुआ करती थी जो अब नहीं है। तो उस बुक शॉप में हम लोग नाटक के लिए किताबें लेके जाते थे। तो वहीं भेंट हुई बुक शॉप में। फिर उसी कैंटीन में हम लोगों ने चाय पिया। उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ जिस पर बाद में मैं आऊँगा। तो अब वहाँ से जो जम्मू से दिल्ली आने का सफ़र है, तो फिर वही बात अभी ये अलमान साहब ने कही कि जॉब, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, घर में अकेला कमाने वाला, और वो नौकरी छोड़कर दिल्ली चला आए और थिएटर के लिए चला आए। बस इतना ही कहना काफ़ी है कि थिएटर क्या था उनके लिए, जो था
उमा जी हमारे सामने, वो मिसाल उस पर बात हो चुकी है और उस पर ये करने की नहीं है। तीसरी जरूरी बात जो एक और कॉमन है, एक बड़ी पर्सनालिटी की। हम लोग पृथ्वीराज कपूर को जानते हैं, उनको सिनेमा के माध्यम से हम लोग जानते हैं, लेकिन वो थिएटर के बड़े आदमी थे। पृथ्वी थिएटर आज भी हम नाम सुनते हैं। उस वक्त पृथ्वी थिएटर 1944 में उन्होंने बनाया था और उस जमाने में उन्होंने एक नाटक किया था, शकुंतला, पहला नाटक था उनका, और वो नाटक फेल हुआ था, फ्लॉप हुआ था, कामयाब नहीं हुआ था और भारी नुकसान हुआ था उनको। और उनको जब भारी नुकसान हुआ तो उन्होंने अपने सारे एक्टर को बोनस दिया, और बोनस कर्ज लेकर के दिया उन्होंने। कि ये जो थिएटर ऑफ एलिनेशन हम जिसको कहते हैं, वो तो हमारे यहाँ अपने फोक थिएटर में ऑलरेडी है। पान खाते हुए हम एक्टिंग कर रहे हैं, दाढ़ी मूंछ रखे हुए फीमेल कैरेक्टर कर रहे हैं, हुक्का का कश लेकर के हम डायलॉग बोल रहे हैं। कोई बीच में कुछ पैसे दे रहा है तो हम ऐलान भी कर दे रहे हैं, अरे फलाने 100 रुपए दिए हैं, उनके बीवी बच्चे जिए हैं, उनका भगवान भला करे, फिर नाटक कर रहे हैं। तो ये सब तो एलिनेशन हमारे यहाँ था, हम झूठ मूठ का नाम वहां से ले रहे हैं। तो हमें इन चीजों को, या मुश्ताक काक का जो अपना एक सिग्नेचर था, हर नाटक में देखेंगे तो एक सिग्नेचर मिलेगा। उसके एंड को अगर आप देखें तो वो सिग्नेचर मिलेगा, उनके अगर इंटरवल को अगर आप देखें तो वो सिग्नेचर मिलेगा। तो उस सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और अब बहुत सही कहा गया, कभी बहुत कुछ उस पर बातें नहीं हुई है, बहुत कुछ उनको नहीं देखा गया है, उनकी चीजों को इवोल्यूएट नहीं किया गया है। तो अब वो सिलसिला शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि अब उसका एवोल्यूशन करके, उन चीजों को ठीक से देख करके, उनको आइडेंटिफाई करके, हम जो थिएटर में उनका एक्चुअल जो मकाम है, किताबें नहीं लिखनी है हमें, उनका जो थिएटर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमें आइडेंटिफाई करके थिएटर वालों तक लाने की जरूरत है, ताकि उन चीजों को और आगे बढ़ाया जा सके और चीजों पर और बेहतर काम हो सके और हम थिएटर का भी भला हो और थिएटर वालों का भी भला हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी छात्रों का और उपस्थित सभी ऑडियंस का धन्यवाद। और इस सत्र की, प्रथम सत्र की समाप्ति है ये, और बाहर लंच की व्यवस्था है, सब लें। उसके बाद में नाटक का मंचन है और सब हमारे साथ, मैं आग्रह करूंगी कि सब उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप लोग अपना लंच बॉक्स ले लो, हमारे सारे अतिथि थोड़ा सीढ़ियों में चढ़कर निकलेंगे और ठीक 2 बजे हमारा दूसरा सत्र शुरू होगा। आप लोग जल्दी जल्दी करके जल्दी अंदर आएंगे। भावुक होने का समय है, लेकिन सर आपने सिखाया है अब नाटक शुरू करना। चूँकि हमने इंतज़ार में थोड़ा सा वक्त कम कर लिया था, तो श्रीधर साहब से रिक्वेस्ट है कि बहुत संक्षिप्त में आप हमें शुभकामनाएं दें कि हम आज ये शुरू करें। काम किया हूँ, बड़े बड़े दिग्गज के साथ काम किया हूँ, बट मैं आप सबसे विनती है, मेरा जहाँ हिंदी गलती करे तो मुझे आप माफ़ी करें। सो मंच पर विराजमान सब अतिथिगण और वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड मैडम श्रीमती उमा झुंझुनवाल एंड ऑल ऑफ द डायास जो बैठे हैं, यंगस्टर्स और जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरे तरफ से
हृदयपूर्वक नमस्कार। मुझे बहुत कम समय बोला था, बट मैं बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं देगा। एक मंच है, इसमें मेरा भी जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, जहाँ भी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, उसका थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना मेरा ये बनता है, मतलब फर्ज बनता है। ये आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। लिटिल थेस्पियन का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और ऐसा महसूस होता है कि आज एक बच्चे ने अपने बाप को वो तमाम इज्जत दे दी जो उसे मिलना चाहिए। अजहर और उमा हमारे बच्चे की तरह थे। यहाँ सामने हमारी बेगम साहिबा बैठी हुई हैं, उनको याद है, ये आज भी बताती हैं कि अजहर और उमा कैसे म्यूज़िक कंपोज करने के लिए हमारे घर में आया करते थे। और अजहर ने इब्तिदा अपने ड्रामे की हमारे साथ की और उसकी उड़ान उसी वक्त बता रही थी कि वो कहाँ तक जा सकता है। थिएटर ड्रामा जिंदगी का आईना है। इस जिंदगी के बारे में, थिएटर के इफेक्ट्स के बारे में, अच्छी और बुरी बातों के बारे में, सब्र, तयक्कुन और पावर के बारे में मैं चाहूँ तो घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आज वक्त कम है, बिकॉज द शो इज देयर एंड द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि चूंकि ये रिफ्लेक्शन है जिंदगी का, अजहर और उमा दोनों ही जिंदगी के आंगन में उतरे हुए ऐसे किरदार हैं जिन्होंने थिएटर को और ड्रामे के रास्ते को चुना और उसको इज्जत दी और अपने थिएटर ग्रुप लिटिल थेस्पियन को इतने दूर पहुंचा दिया कि हम तमाम लोग आंख उठाकर देखते हैं। ये लिटिल थेस्पियन का नाम जब रखा गया था तो अजहर हमारे, मैं एक छोटे से लेकिन इंतहाई अहम स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ, वो इस स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में आया करते थे और जब उन्हीं ने हमें बताया कि हमने अपने थिएटर ग्रुप का नाम लिटिल थेस्पियन रखा है, तो आप यकीन माने मैंने कहा कि ऐसा हम्बल नाम मैंने बहुत कम सुना है। द हम्बलनेस टेक्स यू टू फार। ये हम्बलनेस, ये नरमी, ये सर झुकाकर चलने की अदा, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि सब्र करना और बेपनाह अपने आप को झोंक देना और बर्दाश्त करने की कुव्वत, ये सब लेकर इन लोगों ने रास्ता तय किया है और बहुत दूर का रास्ता तय किया। कुडूस टू देम। ये एक बहुत अहम मौका है मेरे लिए और इस अहम मौके में मुझे यहाँ जो लोग भी सुन रहे हैं उसके साथ साथ मेरे तमाम इलस्ट्रस लिसनर के साथ एक और इलस्ट्रस लिसनर जनाब जाहिद परवेज साहब यहाँ आए हैं और जाहिद परवेज साहब अमेरिका और चाइना से होते हुए जस्ट फॉर दिस प्रोग्राम, बिकॉज ही न्यू अजहर, बिकॉज ही न्यू लिटिल थेस्पियन, लेकिन लिटिल थेस्पियन से उनका बाकायदा तारुफ, बाकायदा इंट्रोडक्शन आज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ हाजिर हूँ और वन ऑफ माय जो पेशा है वो यही कि स्कूल की तामीर और उस रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, कलर, ओरिजिन। तो हम लोगों ने स्कूल यूएसए में और चाइना में और ऑस्ट्रेलिया में कायम किया है। स्कूल के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम होता है ड्रामा, जो बचपन से मैं देखता आया हूँ और शिरकत भी की है। खुद मेरी बेटी वहाँ अमेरिका में इस ड्रामे में बहुत शिरकत की है। मसला हमारा ये है कि हम जिन स्कूलों से हमारा वास्ता है, हमने बहुत कोशिश की कि भाई ड्रामा भी रखा जाए स्कूल के प्रोग्राम में। तो जहाँ भी गया, जिधर भी गया, उन्होंने अरबी में हमें कह दिया, ब्रदर दिस इज़ कुल्लो हराम। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये कहाँ से हराम हो सकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इनका नाम मैं बता रहा हूँ, ज़हीर साहब को साहिब कमाल कहता हूँ।
गो के कहते हैं ड्रामे वाले सब साहिब नक़ाब, लेकिन मैं समझता हूँ ये साहिब कमाल हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ड्रामा इज़ एक्सलेंट वे टू कम्युनिकेट द पीपल। प्लीज़ कीप। आग्रह करूंगी आप सभी अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। अब हमारे लिटिल थेस्पियन की प्रस्तुति भीगी औरतों का मंचन होने जा रहा है, जिसकी निर्देशिका है उमा झुनझुन। मैंने बगावत की है अकेली में, अब अपने आंगन में अकेली रहती हूँ। ये आजादी कोई बड़ा पेशा नहीं। देख मेरी मजदूरी, चुन रही हूँ लूंचे मांस, लिख रही हूँ कभी दीवारों में चीनी गई, कभी बिस्तर पर चीनी जाती हूँ। लेकिन माँ तो इसको फटे हुए कपड़ों की क्या जरूरत है? देखो ये मेरे फटे हुए कपड़े, टूटे हुए तनिए वाले, छोटे छोटे कुर्ते, देखो देखो देखो, ये चड्डी, ये लाल चड्डी भी है। हाँ चाबी, हाँ गई, मिल गई। अरे ये क्या है? क्या है? खत लग रहे हैं। खस के? इन कागजों पर हर एक की तन की व्यथा लिखी हुई है। तन के ताप जैसी, तन के पसीने जैसी, तन के गंध जैसी। ये सब खत है मुंबई वाले चाचा जी की। सब मेरी माँ के नाम। ये तरह तरह की गंध मेरे दिमाग पे चढ़ रही है।
खुदा के बहिश्त से निकाले गए थे, वो आदम मैं था और हव्वा तुम थी। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है। वीरो, मैं समझता हूँ कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती, मगर तुम्हारा जिस्म मेरी नजर में गंगा की तरह पवित्र है और शिव जी की गंगा को मैं अपनी जटा में धारण कर सकता हूँ। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है। वीरो, मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से छुड़ा नहीं सकता। न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगा भाई बनाया। किसी खत से निर्जोरी की गंध उठ रही है। वीरो, गुनाह का एहसास बुलावा ना दे। तो खान पिए नहीं होता कि संवेदना से लबरेज औरतें सूरज की ताप के प्रतीक्षा में पड़े पड़े सूख जाए। दुखांत ये होता है कि जिंदगी का सूरज आंख में चौली खेले और भीगी औरतें भीगी ही रह जाए। लाल फूल के उगने के इंतजार में रेत में दफन हो जाए। कैसे पता नहीं, तो मैं तुझे फिर मिलूं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा तेरे कैनवास पर उतरूं, या फिर तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश मुझे देखती रहूं। मैं तुझे कैसी या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या तेरे रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिखर जाऊंगी। किस तरह पत्नी जी, जरूर मिलूंगी, या फिर चश्म बनकर जैसे झरने से पानी होता है, मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर लूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे तन से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जश्न होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पर यादों की धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों
नहीं चाहता मैं तुझे फिर मिलूंगी। तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। अलग अलग भूमिकाएं निभाई। आसिफ मौज सारे लोग आ जाए मंच पर, क्योंकि नाटक किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। नाटक की तैयारी में पूरा का पूरा समूह लगता है। तो ये सारे लोग और क्या बोलूं? मैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आभारी हूँ कि इस जश्न अजहर को करने के लिए उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया है। इसके साथ ही मैं ज्ञान मंच की भी आभारी हूँ। केयूर भाई और केयूर मजमूदार भाई जो 6 दिन तक लगातार बने रहेंगे और इसका प्रसारण करते रहेंगे। और ये बल्कि वो मेरे बड़े भाई के रूप में हर वक्त मेरे साथ उनकी आभारी हूँ। तो 6 दिन तक आभार प्रकट चलता रहेगा। कल 11 बजे से रंग संवाद है और 2 बजे से मुंबई की टीम आ रही है। देवेंद्र राज अंकुर साहब के निर्देशन में नाटक होगा जोगिया राग। और सूरज भाई नमस्कार। तो मैं बता दूं कि ये जो नाटक प्रतियोगिता हमने की है ना, तो नाटक प्रतियोगिता का जो दूसरा अवार्ड है वो सुरेश भाई की तरफ से जो नकद राशि है उनकी तरफ से दी जा रही है। और नकद राशि है वो अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की जो मुखिया है सुमित्रा झुंझुनवाला उनकी तरफ से दी जा रही है। मैं आभारी हूँ। काजू भाई सत्यदी सब कंट्री हो रहा है। सिलसिला बहुत कम हो गया है। 21वीं शताब्दी आई है। 21वीं शताब्दी में बहुत सारे इंकलाब आए, बहुत सारी चीज़ें बदली। उनमें एक बहुत अहम बदलाव ये भी आया है कि अब हम छोटे से लैपटॉप पर, कैंडल पर चीज़ें पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक तरफ अच्छी चीज़ है, दूसरी तरफ इससे बहुत कुछ कमी भी आई है हमारे अंदर। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास मोर इंफॉर्मेशंस तो है, हमारे बच्चे मोर इन्फॉर्म तो हैं, लेकिन इमोशंस की कमी आ गई है उनके अंदर। है जो अभी रास्ते में है, जब पहुंचेंगे, अगर वो समय पर पहुंच जाए, जो जिसकी हम कामना करते हैं कि वो ज़रूर पहुंचेंगे, तो उनसे हम सुनेंगे अभी इन 2 युगों के नाटकों के बारे में, उनकी चेतनाओं के बारे में कि क्या है और किस तरह से हम तक पहुंचती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्या सिंह जी, जो रानी बिरला कॉलेज में पढ़ाती हैं, वो है। और आज है रुकैया शाहीन साहिबा और आशुतोष कुमार जी। और आज इस पूरे सेशन को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर ईतू सिंह साहिबा। मैं आप लोगों का समय न लेते हुए ईतू जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और इस सेशन का संचालन करें, इस सेशन को आगे बढ़ाएं। आप तमाम लोग ईतू जी का तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर विजया सिंह जी के अभिनंदन के लिए मैं संगीता जी को आमंत्रित करूंगी, वो मंच पर आएं और विजया सिंह जी का अभिनंदन करें। सहायक प्रोफेसर माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज दुर्गापुर। इनकी पुस्तकें हिंदी का महिला आत्मकथा लेखन, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, साहित्यिक आलोचना, 60 महिला उपन्यासकारों की रचना दृष्टि और जीवन विवेक, साहित्यिक आलोचना, दलित साहित्य की दशा और द
डॉक्टर रुकैया शाहीन जी का अभिनंदन करने के लिए मैं अर्चना जी को आमंत्रित करती हूँ। एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय, पीएचडी विश्व भारती शांति निकेतन। पुस्तकें हरिशंकर परसाई का व्यंग्य साहित्य, नई किताब, कलकत्ता का हिंदी रंगमंच, विभिन्न पत्रिकाओं एवं संपादित पुस्तकों में साहित्यिक लेख, अनुवाद एवं कहानियां प्रकाशित। वर्तमान में वह खिदिरपुर कॉलेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर इतू सिंह जी का अभिनंदन करने के लिए मैं उमा झुंझुनवाला को बुला रही हूँ। उमा झुंझुनवाला से आमंत्रित करती हूँ। आप सबका स्वागत है। आज दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का। आ गया क्या वो? और आज हम चर्चा कर रहे हैं 21वीं सदी के नाटकों में युगीन चेतना, और ये एक बहुत व्यापक विषय है जिस पर विचार करने के लिए हमारे बीच दो वक्ता हैं। एक की प्रतीक्षा में हम हैं, अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो वो इस बातचीत के बीच में ही उपस्थित होंगे, अन्यथा उनके नाटक को आप लोग देखेंगे। हाँ, मैं करवा देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिटिल थेस्पियन ने इस बार न सिर्फ नाटकों का मंचन कराया, न सिर्फ वार्तालाप या संवाद आयोजित किए, बल्कि इसके पहले एक शोध आलेख की प्रतियोगिता कराई तथा स्कूल कॉलेज से नाटकों की भी प्रतियोगिता कराई, जिसका मंचन अंतिम दिन किया जाएगा। और उस शोध आलेख से गुजरने का मौका मुझे भी मिला और अच्छा अनुभव रहा, और उम्मीद है आगे और भी अच्छा होगा। संभवतः ये सभी शोध जो कि चुने गए हैं वो प्रकाशित भी होंगे। मैं आज जिसका शोध पत्र वाचन है उससे आग्रह करती हूँ कि आप आएं, और आशुतोष आप आएं और अपने शोध पत्र का वाचन करें। उसके बाद हम लोग उसे मंच देने का ये बहुत अच्छा चलन है जो हमने शुरू किया है। ये बच्चे लिखना शुरू कर रहे हैं और इनको लिखने की कला से परिचित कराना और उसे मांझना ये हमारा दायित्व है। बहुत बहुत बधाई हो आशुतोष जी, आपका लेख चयनित हुआ है। आइए और उस लेख का प्यास है जो मिटती नहीं, समाज पूछता है, दर्पण दिखाता है, जागो जागो जागो। धन्यवाद। कृपया आप आएं और आप अपना वक्तव्य रखें। आपने जिस क्षेत्र पर बात करनी हो कीजिए। जश्न अजहर के आयोजकों को, उमा दी को, प्रभाकर सर को मेरी तरफ से हृदय से आभार। उन्हीं के कारण मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। मुझे ये गौरवपूर्ण क्षण उन्हीं के कारण मिला है। और मंच पर सभा में आसीन मेरे अग्रज वरिष्ठ जनों को मेरा हृदय से प्रणाम, और मेरे साथियों और विद्यार्थियों का अभिवादन। जैसा कि आज हम जानते हैं कि रंग संवाद का हमारा विषय ही है 21वीं सदी के नाटकों में युगीन चेतना। अब आप समझ ही रहे हैं कि ये विषय ही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसमें बहुत कुछ पकड़ी जा सकने वाली चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे आपके हाथों से यूं ही फिसल जाए। तो यहाँ मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि मैं किस तरह से अपनी बात रखूं। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं स्त्री नाटककारों के कुछ नाटकों को लेकर के उन पर कुछ बातें रखूं, जिससे कुछ काम की बातें सामने आए और बात करने में मज़ा भी है और लगे कि शायद हमें कुछ मिल रहा है। तो
जैसे कि इतुति ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे नाटककार, पुराने नाटककार हैं जो लिख रहे हैं, जिनमें मीराकांत का नाम प्रमुख है। तो मैंने मीराकांत जी का एक नाटक, उमादी का नाटक जिसका अभी जिक्र आशुतोष कर रहे थे, और विभा रानी का नाटक, ये इन तीनों के मैंने एक एक नाटक लिए ताकि मैं इस पे बहुत मैं क्या कहूँ, संक्षेप में और एक सुगठित रूप में अपनी कुछ बातें आपके सामने रख सकूँ। तो जैसा मैंने कहा कि मैं स्त्रीवादी नज़रिए से इन सारी चीज़ों को एक बार खोलना और देखना चाहती हूँ। और स्त्रीवादी नज़रिया, जैसे इतुति कह रही थी कि बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं, उसमें एक स्त्रीवादी नज़रिए से भी हम चीज़ों को देख रहे हैं। अब स्त्रीवादी नज़रिए का हम क्या मतलब समझते हैं? स्त्रीवादी नज़रिए का मतलब कई लोगों को लगता है कि केवल स्त्री की बात होने वाली है, केवल स्त्री की हम बात कर रहे हैं। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि स्त्रीवादी नज़रिए की जब हम बात करते हैं तो केवल हम स्त्री की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम स्त्री के साथ पूरे परिवार और पूरे समाज की बात कर रहे होते हैं। वो समाज और परिवार से अलग कोई चीज़ नहीं होती है। नादिरा जो एक परंपरागत माँ की तरह आपको दिखती है, जब वो बशीर से बात करती है, जब वो बशीर की चोरी पकड़ने की कोशिश करती है, क्या तुम नहीं पहचान पा रहे थे कि तुम किसके साथ हो? बस ये अंगूठे से ही तुम पहचान पाओगे कि तुम किसके साथ हो। तो देखिए कि बशीर में कोई अपराध बोध नहीं है। वो तो कहता नहीं कि मैं तो पूछ रहा था कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई अपराध बोध नहीं है। उसका अंधा होना भी एक प्रतीक है। पुंछवादी व्यवस्था अंधी होती हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आप कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका फायदा लेना चाहती है, कौन है सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी आवेश में नादिरा बशीर की हत्या कर देती है। और यहाँ आप देखेंगे कि उसकी भाषा, उसकी भूमिका और उसका व्यक्तित्व तीनों बदला हुआ नजर आता है। यहाँ उसके व्यक्तित्व को भी एक एजेंसी मिलती है। हाँ, इसका अंत बड़ा विवादास्पद है, इसको लेकर के बहुत सारे डिबेट हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि बात पर बात हो कि स्त्री की भी देह है, उसकी भी इच्छाएं हैं, सेक्सुअलिटी है, जिस पर बड़े स्वस्थ ढंग से बात की जानी चाहिए। जब तक नहीं आप बात करेंगे तब तक कुंठित होने, विकृत होने और गलत फैसले लेने की इस तरह का क्रम जारी रहेगा। ठीक है, मैं तीसरे नाटक में फिलहाल बात नहीं कर रही, शायद मौका मिले तो मैं बताऊं। मूवी से एनिमेशन में बहुत तेजी से बदल रहा है, यानी युवा पीढ़ी जो है दृश्य चीजों को देख करके जो सीख रही है, वो पढ़ करके उन चीजों को उतनी ज्यादा आत्मसात नहीं कर पा रही है, मेरा ये मानना है। इसीलिए आज नाटकों की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपकी जो मंतव्य हो रखिए कि 21वीं सदी के नाटक में युगीन चेतना। आइए सर। श्रोताओं, विद्वज्जनों, विद्यार्थियों को और मंचासीन पदस्थ जितने भी विद्वज्जन हैं, सबको प्रणाम करते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेखक हों, निर्देशक हों, तो इसलिए बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ। और वक्तृता का एक कौशल होता है जो कि बांधता है। कुछ लोगों के वक्तृत्व में सम्मोहन होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा भाषा शैली नहीं होती है, काम की बातें जानते हैं कि क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और कैसी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप लोग मैम को सुन रहे थे, डॉक्टर विजया जी हैं यहाँ पे, रुपैया जी हैं और इतु जी हैं, जितना नाम मुझे याद था। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूँगा उमा जी को कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाया, हमारी टीम को बुलाया। स्मरण करना चाहूँगा मैं अजहर जी को, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया रंगमंच का। और इस आयोजन में हिंदुस्तान के लोग आने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। उनका एक स्नेह प्रेम सबको आबद्ध करता है, सबको बांधे रखता है। बच्चों से लेख लिखवा रहे हैं,
माने पूरी एक प्रक्रिया है कि वो नाट्य संस्था नाटक करके क्या कहते हैं प्रदर्शन करके घर बैठने की प्रक्रिया उनकी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं उनको सीखना चाहिए और उनको मतलब कि मैं तो सीखता ही रहता हूँ। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भारती जी का वो अंधायुग का वो है ना नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बदलता है। जिस दिन अनासक्त होकर के चुनौती देता है मनुष्य ब्रह्मांड को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा भी बदलती है। हम एक एक व्यक्ति अपने भीतर कई दुनिया समेटे हुए बैठा है, तो निश्चित रूप से उसे व्यक्त करने वाले नाट्य आने चाहिए। सर, हम लोग कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को कुछ स्टेज नहीं मिलता है तो कम से कम डायलॉग बोलकर उनसे करवाएं, और वो बहुत आनंद से करते भी हैं। हमारी सीमा भी होती है शिक्षकों की, क्योंकि इतनी कम, अब हमारा जो इतना फास्ट है ना कि सिलेबस भी बहुत फास्ट हो गया है, सारी चीज़ें फास्ट चल रही हैं। तो उसी के साथ लेकिन उसी के बीच में हमें चलना है और चीज़ों को बेहतर बनाना है। मैं इस सत्र में प्रश्न उत्तर नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि इसके बाद तुरंत मंच को तैयार करना है, हमारा नाटक है, बीच में ब्रेक भी है। मैं उमा दी से अनुग्रह करती हूँ कि आइए आप इस सेशन के लिए धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंच ब्रेक शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थी इस तरफ से निकले, बाकी हमारे सभी अतिथि यहाँ से निकले। हम लंच करें और 2 बजे से हमें दूसरा सत्र शुरू करना है। मैं विजय भाई की सच में बहुत आभारी हूँ कि चेहरे से थकान नज़र आ रही, और अभी जो तैयारी में सुबह 8 बजे से करनी थी, वो सोचिए कि 1 घंटे के अंदर में बगैर खाए पिए इस तैयारी को वो करेंगे। यही रंगमंच बच्चों, और यही सीखना है। रंगमंच हमें जुझारू बनाता है, लड़ना सिखाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सिखाता है। तो इनकी आवाज़ हम 2 बजे सुनेंगे। तब तक के लिए 1 घंटे का ब्रेक। आगे बढ़े साथी। नाटक और रंगमंच की भी पत्रकारिता करने के लिए सम्मान करने वाले हैं, और उसके बाद मुंबई का नाटक देखने वाले हैं। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने पहले सत्र के लिए सब कुछ लिखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा लिखा होगा। नाटक के बारे में भी आप सब लिखिएगा, जमा दीजिएगा, क्योंकि 24 तारीख के आखिरी दिन, जिस दिन हमारा उत्सव का, इस साल के उत्सव का जो आखिरी दिन होगा, उस दिन मतलब अच्छा लिखने के लिए हम उन्हें सम्मानित पुरस्कृत करेंगे। तो बच्चों से गुजारिश है कि आप अच्छा लिखिए ताकि आपका नाम उस इनाम के हिस्से में आए। तो अब दूसरे सत्र के लिए मैं सुधा जी, हमारे लिटिल थिएस्पियन की वरिष्ठ सदस्य हैं, सुधा गौर जी से निवेदन करती हूँ कि मंच को संभालें। दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी भारती जनानी मैम को, सूफिया यास्मीन मैम को और उमा झुंझुनवाला मैम को। तो वो मंच पर आए। भविष्य में जब तक हैं हमारे साथ हैं। भारती मैम से मैं भारती मैम से आग्रह करूंगी अगर वो 2 शब्द कहना चाहें तो आए और छात्रों से अपने विचार से सभी अतिथिगण, सम्माननीय गुरुजन और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं लिटिल थेस्पियन की
डायरेक्टर मैम उमा झुंझुनवाला को अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इससे सम्मानित किया। सम्मान से मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर से कोई बुरा सपना देखा? नींद में चल रही थी तुम? जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। आषाढ़ की घुप अंधेरी मध्य रात्रि में सावित्री की नींद आज फिर से खुल गई थी। ओसारे में रखी हुई लालटेन पता नहीं कब की बुझ गई थी। उसने सिरहाने में रखी माचिस के डिब्बी को किसी तरह ढूंढ कर निकाला और माचिस की तीली को जलाकर उस अंधेरी सी कोठरी में रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा जला दिया। फिर उस जलती हुई तीली को लेकर संभलते संभलते वो लालटेन के नजर ला ला सोई जा हमार जिया ला ला तारे भी सो गए चंदा भी सो गई सोए ना मोर जिया ला ला हाय सोई जा हमार है। आइए, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको पहले इसलिए बुला रहा हूं कि आपकी मतलब हमें इंकरेज करने में भी मकसद है। अभी और एक बहुत अहम ये है, और यहाँ लिटिल थेस्पियन की मैं ये कहूँ कि अपने बारे में ही बोलना अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन ये तो है कि उसको कि लिटिल थेस्पियन ने ये बहुत काम शुरू किया है कि हम अपने यंग बच्चों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको उस विषय पर हम कहें लिखने के लिए, और लोगों ने लिखा है और उसमें से चयन करके आज आपके सामने है। आज ये यहाँ अभी युवा है, हो सकता दरख्त होगा, कल ये बड़ा पेड़ होगा, वृक्ष होगा, तो इनका इरफान का भी स्वागत है। हमारे बीच बहुत अहम वक्ता और हैं जो आज मॉडरेट करेंगी, सेशन को चलाएंगी और आपके समक्ष न सिर्फ आप लोगों को सामने रखेंगी बल्कि अपने विचार भी रखेंगी। और अब ये है मेरी मुराद डॉक्टर सूफिया यास्मीन साहिबा से है। आप बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और ये हमारा पैनल है और इस पैनल में एक और बहुत अहम वक्ता है जो अभी तक नहीं आए हैं। आज आप सब लोगों को मालूम है कि कलकत्ते में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कैसे लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसी तरह से वो भी अभी ट्रैफिक में है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वो हमारे बीच में होंगे। मेरी मुराद सुदीपा बसु से है कि वो श्रीमती सुदीपा बसु अभी थोड़ी देर में ही हमारे बीच होंगी, थोड़ी देर में ही वो हमारे साथ होंगी। तो ये बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो स्त्रियों की जो भूमिका है वो किस तरह से वो संघर्ष हर क्षेत्र में उसने संघर्ष किया है, हमेशा से वो हाशिए पर रखी गई हैं, ठीक है। लेकिन उसने अपना जो मुकाम बनाया है वो किस तरह से बनाया है और आज रंगमंच में स्त्री जो है अभिनेत्री, निर्देशिका, इन सारे रूपों में किस तरह से उभर कर सामने आई, उन सब पर रोशनी डालने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वसुंधरा मिश्रा जी, जो कि जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी किया है। आपने बहुत सारे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है, जिसमें जयपुरिया कॉलेज है, प्रेसिडेंसी है, रविंद्र भारती आदि हैं। और वर्तमान में वो भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीकानेर में आप निर्देशक के रूप में भी आप कार्यरत रही हैं। आज की आपकी अनेक मौलिक कृतियां जो हैं वो प्रकाशित हैं, जिनमें से है हर दिन नया, काव्य संग्रह, टहनी पर चिड़िया, कहानी संग्रह और भगवान बुद्ध और हिंदी काव्य आदि हैं। आपकी कई अनुदित पुस्तकें भी हैं, जिसमें है रविंद्र के संगीत में प्रयुक्त वनस्पति और फूल। उसके बाद इन्होंने अनेक, इसके अलावा और आसनसोल से जो हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, ये आप इनको शिक्षाएं प्रकाशित हैं। आपने आलोचना की प्रगति, परंपरा, भूमंडलीकरण और दाम्पत्य संबंध और कथाकार शिव मूर्ति पुस्तक का उनका परिचय देंगे। अभी एक स्टूडेंट है हमारे बीच में, एमडी इरफान, जो कि खिदीपुर कॉलेज से बीए 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और ये सच में काबिले तारीफ है कि एक बच्चा जो है इतनी हिम्मत कर रहा है, जिसने आलेख प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चयनित भी हुए हैं। तो इनका आज जो है पाठ वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इरफान जो है वो अपना आलेख पाठ करेंगे और उसके बाद फिर हम संवाद शुरू करेंगे। आइए। धन्यवाद। सम्मानित मंच और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को मेरा सदा नमन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लिटिल थेस्पियन का, जिस रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिभा है और ये चेहरा नहीं किरदार दिखता है। महिलाओं को इसे आत्मसात करके मंच तक पहुंचाने में समय जरूर लगा, लेकिन अपनी भागीदारी, बराबरी और कई उससे भी ज़्यादा सुनिश्चित की। एक समय था जब नाटक व फिल्मों में महिलाओं के किरदार पुरुष निभाते थे। महिलाओं के लिए रंगमंच में कोई स्थान नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्होंने समाज के बाकी क्षेत्रों के साथ रंगमंच में भी अपने आप को साबित किया और वो रंगमंच को सिर्फ मनोरंजन ना मानकर एक करियर के तौर पर चुन रही है। शहर की कई ऐसी महिलाएं व युवा रंगकर्मी
है, जिन्होंने खुद के साथ रंगमंच को भी नए आयाम दिए। महिलाओं को भूमिका बहुत बड़ी रही और अन्य जगहों की तरह भारत में भी महिला लेखिकाओं ने नाटकों के बजाय कथा या कविता लिखना पसंद किया। आमतौर पर कला में अपने अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने भारतीय नाटक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं का नाटक लेखन जीवन के गहरे और लंबे समय से दबे हुए आयामों को इस तरह से स्पष्ट करता है जिनके बारे में केवल वह ही जानती है और लिख सकती है। उनके नाटक स्पष्टवादी, चिंतनशील और अक्सर परेशान करने वाले होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रंथ अभिव्यक्ति की मांग करते हैं ताकि महिलाओं के जीवन का नाटक जो इतने लंबे समय तक अचेतन या बंद दरवाजे के पीछे रहा वह खुले में आ सके। वे ना तो मुद्दों को हल करना चाहते हैं और ना ही लेखक परिभाषित निष्कर्षों पर समाप्त होते हैं, बल्कि वे उत्पन्न होने वाली कच्ची भावनाओं, रोजमर्रा के प्राणियों की अनियतता और रूढ़िवादिता पर सवाल उठाने से निपटाने में रिपोर्टर्स की भागीदारी को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रंगमंच में स्त्रियों की भूमिका का साक्षात उदाहरण हमारे पेश उपस्थित उमा झुनझुनवाला मैम भी है, जो अपनी रंगमंच कला से इस पूरे आयोजन को आयोजित की हुई है। धन्यवाद। एक मारवाड़ी परिवार से एक स्त्री का रंगमंच में प्रवेश, आप समझ सकते हैं। बंगाल में जैसा सूफिया जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय बोलने के लिए आमंत्रित किया और आभार प्रकट करती हूँ लिटिल थेस्पियन का। उमा जी ने मुझे ये अवसर दिया और पढ़ने का अवसर दिया। जैसा हम जानते हैं, आप लोग सब विद्यार्थी हैं यहाँ। कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि नाटक जो है एक बहुत गहराई से पढ़ाया जाता होगा। कोई भी नाटक हो तो उसका पात्र बनकर आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आप उसको एक सतही तौर पे पढ़ती हैं कि जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी है तो वो उसने ऐसा बोला, और वह एक अपना विद्रोह दिखाती है कि किस तरह से हम समाज के सामने, और एक विद्रोह की जो आवाज़ आती है, एक महिला की जो आवाज़ आती है, जब आक्रोश जब चरम पे पहुंच जाता है तो वहाँ से एक शुरुआत होती है महिलाओं को बोलने की। मेरे ख्याल से ये आप लोग सभी अनुभव करेंगे कि जब आपको आपके माता पिता कहेंगे नहीं जाना है, पढ़ने नहीं जाना है, आप रात के 10 बजे वापस आ जाइए, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कि मेरा भाई जो है वो जाता है और वो तो 12 बजे तक आता है, मुझे क्यों नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें हैं, तो हमारा समाज जो है शुरू से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरुष वर्चस्ववादी समाज रहा है। अब उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ी है। तो हम देखते हैं कि बंगाल में किस तरह से नाटक की जो शुरुआत होती है, नाटक जो है हिंदी में, वह भी हिंदी में किस तरह से नाटक आते हैं, क्योंकि नवजागरण काल में आप देखते हैं कि नाटक की जो है वो शुरुआत होती है, मराठी नाटक बहुत आते हैं और बंगाल हमेशा आगे रहा है और यहाँ पर बंगला में बहुत सारे नाटक होते रहे हैं। लेकिन हिंदी की शुरुआत, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो भारतीय, जैसे इरफान जी ने बताया कि पूरा उन्होंने एक चित्रण भी दिया, लेकिन हम लोग अब बंगाल की जब बात करेंगे तो मैं उनका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि बादल सरकार जो थे वो नाटक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किए, वो बहुत बड़े अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, और उन्होंने रंगमंच जो स्टेज होता है उस पर किस तरह काम किया जाता है उसका बहुत मलयाली, कन्नड़, उड़िया हर भाषा में अनुदित होकर हमारे सामने आए। आज हम अनुवाद वाले ही जितने पढ़ी हैं तो शायद हिंदी में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी। आप उड़िया के पढ़ेंगी तो आप है, महाश्वेता देवी को पढ़ेंगी तो हिंदी में, जिसको हिंदी आती है, बंगला जिसको यहाँ बंगला भाषी है तो बंगला पढ़ेंगे। तो इस तरह से थिएटर में भी जो जिनके नाटक हुए, बादल दा के बहुत सारे नाटक हुए, अनुवाद के माध्यम से पूरे देश में पहुँचे।
तो बंगाल में जब रंगमंच की बात होती है और हिंदी को लेकर जब बात होती है, रंगकर्मियों का जब जिक्र आता है, तो श्यामानंद जालान और प्रतिभा अग्रवाल और उषा गांगुली, शायद आपने नाम सुना होगा उषा गांगुली का, क्योंकि वो अभी की हैं। और इसके पहले जो है प्रतिभा अग्रवाल जी का नाम आता है। तो श्यामानंद जालान जी ने बहुत ही 1934 से ये काम किया और हिंदी में अनुवाद किया जालान जी ने। श्यामानंद जालान जी ने उन्होंने अनुवाद करके हमारे सामने, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरे हैं और बहुत सारे नाटक हैं जो जिनका उन्होंने नाटक रूपांतरण किया, और इंद्रजीत है, पगला घोड़ा है, ये सब हिंदी में नाट्य रूपांतर का मंचन हुआ। जालान जी पूरी जो हिंदी पट्टी थी उससे बादल सरकार का परिचय भी कराया। श्यामानंद जालान ने महाश्वेता देवी के उपन्यास 1084 की माँ का हिंदी में रूपांतरण किया और मंचन भी किया, और दिव्येंदु पालित की कहानी मौका अभिनय का हिंदी में पाठ कथा वगैरह तैयार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जालान जी ने रंगमंच साहित्य में एक अलग ही, अगर मैं बात करूं तो वे कहती थी, उनके श्यामानंद जालान जी के साथ काम करती थी, वो जी काम करती थी, और रिहर्सल आमतौर पे बड़ा अच्छा रहता था वहाँ पे, नोक झोंक, और जैसा कई लोग, आप लोग जब वर्कशॉप करते होंगे तो उस समय पता चलता होगा कि आमने सामने संवाद होते हैं और आमने सामने किसके मन में क्या है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। आपसी जो बातचीत होती है वो वहीं पे होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यादगार जो चीज़ें हैं वो हमें वर्कशॉप वगैरह में मिलती हैं। तो प्रतिभा अग्रवाल जी भी श्यामानंद जालान जी के साथ काम कर रही थी और वे बड़ी प्रसिद्ध रंगकार थी। उनकी जो प्रतिबद्धता थी, मतलब उनका जो जुड़ाव, रंगमंच के प्रति जो जुड़ाव, एक बात, एक कथा, उनकी जो एक बात है उसके द्वारा आप समझ सकती हैं कि उनके एक एक नाटक का मंचन था दिल्ली में, और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी 1959 में, और उन्हें वहाँ पर दिल्ली में जाना था नए हाथ का मंचन करने, लेकिन 12 अगस्त को उनके पिताजी खत्म हुए, लेकिन वो 18 अगस्त को जाकर उन्होंने वहाँ पर मंचन किया। तो ये उनकी प्रतिबद्धता थी, और इस तरह से वो 21 की सुबह को फिर लौट के आई और उनका अपना पिताजी का जो कार्यक्रम होता है दशकर्म विधान वो सब किया। तो रंगमंच के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है और समर्पण बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि प्रतिभा अग्रवाल जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिवार से थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके फुफेरे भाई थे। नाट्य से संबंधित, रंगमंच से संबंधित जो भी चीज़ें हैं संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में उनका वहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर हबीब तनवीर जी रंग पुरुष जो हुए, उनके ऊपर भी उन्होंने पुस्तक लिखी और रंग संरक्षण का महत्वपूर्ण काम करती चली गई। अनुवाद के कारण भी प्रतिभा जी ने बहुत सारे अनुवाद जो नाट्य रूपांतर, 6 उपन्यासों का उन्होंने नाट्य रूपांतरण किया, और बहुत सारे, जैसे प्रेमचंद जी का गोदान है, मैला आंचल का रेणु है, रेणु जी का मैला आंचल है, तो उन्होंने 40 से अधिक नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। ये बहुत सारे काम उन्होंने किए कलकत्ता में। इसी तरह रंगकोश भी लिखा, और कोलकाता साहित्य नामक एक वो धारावाहिक पत्रिका जैसे निकालती थी, उसमें सारे कोलकाता का उन्होंने विवरण दिया। दूसरा नाम आता है उषा गांगुली जी का, जिन्होंने कोलकाता में हिंदी नाटक खेले, तो बंगला नाटक भी रंगमंच के जरिए बांग्ला हिंदी सेतु बंधन में उनकी अहम भूमिका रही। उषा गांगुली जी को जानने का अवसर उनकी एक नाटक जो अभिनय था, एक बहुत बड़ी उनमें जो एक प्रतिभा थी, उसका पूरा का पूरा अगर हम देखते हैं, एक स्त्री के बारे में जो
कुछ कहा जाता है, वो उनका एक नाटक था, एकमात्र नाटक अंतर यात्रा, जो उन्होंने बहुत ही अपने अनुभवों के द्वारा उसको खेला। और उनका जो निजी और रंग जीवन था, उसमें भी बहुत सारी स्त्रियां आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी स्त्रियां आती हैं जो बहुत सारे पुरुषों के आपसी जो संबंध होते हैं, उनके द्वंद्व होते हैं, प्रेम होता है, कहाँ कहाँ फंस जाती हैं। तो उस ऐसी स्त्री का भी उन्होंने, बीना जिसका नाम था, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। उसी तरह से एक मुनिया भी लड़की जो थी, वो घर से बाहर आई थी अपना काम करने के लिए, और राजनीतिक विप्लव की सरकारी छवि बन गई। और फिर उसके बाद वो गोरकी की माँ की भी बात करती हैं, ब्रेख्त की माँ की भी बात करती हैं। और एक गाड़ी के बोझ को अकेले ढोने वाली हिम्मत बाई भी बनती है, हिम्मत माई। तो इस तरह से उन्होंने हर स्त्री को, एक जो औरत है वो उनके जैसे रुदाली एक उनका नाटक था, उसमें शनिचरी जो है वो कैसे पैसा कमाती है। बड़े लोग जो मर जाते हैं उनके यहाँ रोने वाले नहीं होते, तो रुदाली जो है उनका एकल प्ले था। साहसी एक सावित्री थी, वो भी एक उनका एकल प्ले था। अकेले उन्होंने हर किरदार को निभाया है। तो जो मैं रुदाली की बात कर रही हूँ, रुदाली में जैसे बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ रोने वाले नहीं होते हैं, तो वो रोने वाले का किरदार निभाई, उससे उनको पैसा मिलता। तो इस तरह से ऐसी जो प्रसिद्ध जो नाटक कर्म था उनका, वह बहुत ही अद्भुत था। और उन्होंने उस बीड़े को उठाया। बंगाल जैसे राज्य में उनको एक सम्मान भी दिया गया पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो स्त्री संघर्ष की गाथा कभी खत्म नहीं होती है। स्त्रियों के साथ हमेशा से एक अंदर का जंग चलता रहता है, और निरंतर वे स्त्री की जितनी भी संघर्ष गाथा है उसको वो अपने प्ले के माध्यम से आप तक रखती हैं। और साथ में प्रकाश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लाइट है, साउंड है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी नाटक पर बहुत फर्क पड़ता है, जिसको उषा गांगुली जी ने अपने नाटकों द्वारा यहाँ पर हमें एक नई दिशा दी। और उषा गांगुली हिंदी और बंगाल में भी अपनी बात कहती हैं, बंगला भी वो अपने नाटकों में बीच बीच में बोलती थी। तो उनकी जो भंगिमा थी बहुत ही असरदार थी, और अंतर यात्रा में शरीक होता चला जाता है। कोई भी जब देखता है उसको तो उसे लगता है कि ये हमारे ही आसपास की घटनाएं हैं। अंतर यात्रा में सबसे बड़ी बात एक आती है कि मुनिया के सिंदूर का प्रसंग। उनके घर एक बाहर से काम करने आती थी अनिमा दी। मुझे लगता है सबके घर में कोई ना कोई दीदी आती हैं काम करने। तो वो दूसरे नगर से, उपनगरों से आती हैं और हमारे घर को संभालती हैं। तो अनिमा दी अपने घर से निर्वासित होकर कलकत्ता आई, तो उषा जी उनसे यही पूछती हैं कि सीता से जो निर्वासन शुरू हुआ था क्या खत्म हो गया? मतलब निर्वासन की जो अवस्था है स्त्रियों की, वह चलती चली आ रही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक जो है वो स्त्रियों के संघर्ष को लेकर लिखा है, और काफ़ी उषा जी को इसके लिए जूझना पड़ा, क्योंकि एक स्त्री को नाटक करना, जैसा आज उमा जी को भी बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक और सामाजिक और धार्मिक कई चीज़ों को वो संभालती हुई जो आगे बढ़ रही हैं, तो वो उनकी अपनी शक्ति है, ऊर्जा है। उषा गांगुली जी को एक बार उनको आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है ये बंगाल में है। अब एक बात और आती है कि रंगमंच में जो है स्त्रियों का प्रवेश क्यों नहीं होता था, क्यों पुरुष ही उनकी भूमिका को निभाते थे। इस पर भी अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में नाटक और रंगमंच की एक लंबी परंपरा रही है। महाभारत में भी, हरिवंश पुराण में भी रंगमंच का उल्लेख हमें मिलता है, और बहुत से नाटक खेलने के
जो विस्तृत उल्लेख हमें मिलते रहे हैं। अगर हम अपने साहित्य को पढ़ें, बिना किसी भेदभाव के हमें अपने साहित्य को पढ़ना चाहिए। संस्कृत से लेकर आज तक हम लोग देखते हैं कि बहुत से विश्वविख्यात जो नाट्यकार हुए, जैसे कालिदास है, भास है, भवभूति हैं, दंडी हैं, विशाख दत्त हैं, शूद्रक हैं, ये लोग बहुत ही विश्वविख्यात क्लासिकल जिसको कहते हैं शास्त्रीय इस तरह के नाटककार हमारे सामने हुए। 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद भी भारत में शास्त्रीय नाटकों का अभाव रहा, क्योंकि पहले तो ये नाटक आ चुके थे, लेकिन ब्रिटिश के आगमन के साथ ही कुछ इसमें जो है वो परिवर्तन आता है और फिर से नाटक आने शुरू हो जाते हैं। तो पुरुष सत्तात्मक समाज शुरू से रहा है, इसलिए नाटक और रंगमंच में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। स्त्रियों को घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अभी उन्होंने भी बताया कि जो है स्त्रियां घर के काम करें, उनका भी 2 व्यवसाय बांट दिया गया था। एक महिला व्यवसाय होता है और एक पुरुष व्यवसाय। तो आप उस लाइन में नहीं जा सकती हैं। और हमारे यहाँ पारसी रंगमंच की परंपरा रही, तो वो व्यावसायिक थे, तो इसलिए जो है महिलाओं को उसमें घुसने नहीं दिया जाता था, स्टेज पे आने नहीं दिया था और घृणित काम समझते थे और वैश्या की तरह उसको समझते थे। फिर हमने देखा कि पारसी में समाज सुधार होने के साथ साथ एक नाटककार आए के.एन. काबरा। उन्होंने गुजराती भाषा में बड़े नाटकों की रचना की और 1868 में एक नाटक क्लब की स्थापना की, जिसको कहते हैं विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी। फिर 1976 में सिर्फ एक नाटक कंपनी की स्थापना की, क्योंकि विक्टोरिया थिएट्रिकल जो कंपनी थी उसके मालिक दादी पटेल थी और इस कंपनियों में उन्होंने कहा कि स्त्रियों का प्रवेश होगा, तो स्त्रियों को उन्होंने प्रवेश दिया। और कंपनी में ये बात के.एन. काबरा को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन रंगमंच के लिए यह खुशी की बात थी कि पुरुष वर्चस्व की परंपरा को तोड़ते हुए पारसी थिएटर द्वारा इस क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। अब स्त्री कलाकार सुरक्षित है कि नहीं है उस कंपनी में, मैंने उसे पढ़ा है। और ये अलग बात है कि हम कोर हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इस कोशिश करता हूँ और जब लगे कि अब गौरी जी को आना चाहिए मुझे मुक्त कर दीजिएगा, क्योंकि वो मुझसे बेहतर बोलेंगी, मैं जानता हूँ। तो एक पंजाबी परिवेश का जो परिवार वहाँ है, और परिवार आज का नहीं 1930 का, क्योंकि ये जरूरी है कि हम किसी रचना का जब विश्लेषण करें या उसके संदर्भ को रेखांकित करें तो हम ये देखें रचना का समय क्या है, रचनाकार का समय है, और आज के समय में हम उसे विश्लेषित कर रहे हैं, अन्यथा हम किसी भी रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।
सुंदरी रूप जिसकी सुंदरता में दुनिया निसार, जो हर रात के हर पहर हजार आंखों की सितारा बनती। हाय मैं बलिहारी, मुझे तुमसे प्रेम है, और क्यों ना हो कि घनी होवे ये चांद सा चेहरा तो तुम्हें एक तिलिस्म बनाया, गुलिस्तान में आन कर पिता हमारे साथ दो और लोग थे, लाइट्स पर थे 19। तो मेरे ख्याल से एक जोरदार तालियों से तालियां रुकनी भी चाहिए। अब आप लोगों को हमारा उद्देश्य समझ में आ रहा है, हम क्यों आपको पहले सत्र में रंगमंच के बारे में बता रहे हैं। रंगमंच क्यों होना चाहिए, रंगमंच क्या है, स्त्रियों की भूमिका क्या है, 21वीं सदी में कैसे नाटक लिखे जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटकों पर हम बात करेंगे। यानी हम रंगमंच पर पहले सत्र में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बात कर रहे हैं। फिर पेट पूजा करने के बाद फिर मस्तिष्क का काम शुरू करते हैं और आंखों के जरिए हम रंगमंच को जानने की कोशिश करते हैं। पहले सत्र में कानों का काम होता है, दूसरे सत्र में आंखों का काम होता है ना। तो दृश्य का भी अपने आप हो गया। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप पहले रंगमंच को समझ रहे हैं फिर रंगमंच को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ताली मेरे लिए भी होनी चाहिए।
संगीता जी से आग्रह करूंगी और मैं कृष्ण भैया जी से आग्रह करूंगी और मृत्युंजय भाई से, आप लोग दोनों मंच पर आए हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए। इस नाटक के निर्देशक, आज हमने जो सत्र रखा था, आप जानते हैं हमने त्रिपुरारी मैम पर सत्र रखा था और त्रिपुरारी मैम का मुझे भी बहुत स्नेह मिला है, बहुत प्यार मिला है। जब भी हमें मतलब मुझे और अजहर को देखती और मिलती तो बड़ा प्यार करती हैं। और त्रिपुरारी मैम कभी भी ऑनलाइन नहीं आती थी, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पर पिछले साल कोरोना के वक्त में वो उन्होंने ऑनलाइन एक साक्षात्कार दिया था और मुझे नहीं पता था कि ये उनका आखिरी साक्षात्कार होगा। ये साक्षात्कार आप लोग चाहें तो लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका है कला वसुधा, उसमें ये प्रकाशित हुआ है। आप लोग डिटेल में पढ़ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि त्रिपुरारी शर्मा आखिर क्या है। किसी भी स्त्री और पुरुष के नजरिए से आप स्त्री और पुरुष को ना समझिए। ये आइए, आप दोनों आइए। ये हमारा स्मृति चिन्ह आप पूरे समूह के लिए। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। क्योंकि नाटक आज बाहर से शुरू हुआ था तो अंदर का एक कार्यक्रम तो हमारा बच गया। क्या कार्यक्रम बचा है? जल्दी बताओ जी। हमारी प्रिय, मेरी बहुत अजीज दिल अजीज, जिसको कहते हैं बंगला रंगमंच की एक जानी मानी हस्ती अभिनेत्री श्रीमती स्वाति रॉय का अभिनंदन। तो स्वाति दी, आपसे रिक्वेस्ट, आप मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ। जहीर सर, जहीर अनवर साहब और महेश जयसवाल सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट, आप लोग मंच पर आए। और हिंदी और उर्दू रंगमंच के दो जिनको कहते हैं वरिष्ठ निर्देशक, नाटककार, एक नुक्कड़ नाटक में अपनी पहचान रखते हैं तो एक उर्दू। आपने देखा कि हमने अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। तो इन दोनों के हाथों से हम स्वाति दी का सम्मान कराना चाहेंगे। स्वाति दी, आप बीच में आए। ये स्वाति दी का परिचय। राजवर्धन भाई, ऐसे बैठने से चलेगा, छलांग मार कर आइए। लालची होना चाहिए, मंच का लालची। तो माइक स्वाति। प्रणाम असरदा, प्रणाम आप सभी को जो मंच पे हैं। आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी। उमादी, she has taken up the task to teach me Hindi. So जो कोई भी हिंदी में अगर भूल चूक हो जाए तो मेरी तरफ से ठीक नहीं, ठीक कराना इसके बाद में है। तो फर्स्टली नहीं, ठीक है, I'll try. नहीं, मेरे को गलत हिंदी का दोष नहीं लेना, इसलिए आप नहीं, I'll just try to maybe in English. This is a privilege. Firstly तो उमादी और अजरदा जैसे हैं
I've seen them quite a lot, not quite a lot really. Met Umadi quite a lot, and I've seen Azagda being a rock solid person, just streaming on to let Umadi roll on. So in that way, I've seen them. And Umadi, be it on stage, be it in the airport, we have been standing outside the airport for hours, returning from NSD Delhi meeting. So she has been an inspiration on stage, off stage. जैसे उन्होंने आपको कहा कि यहाँ पर आने का, यहाँ पर हम जो है इसका लालच आपको होना चाहिए. That's the most important thing. And I'll not lengthen my speech or something like that, whatever I want to say. This production, Rooparoop, when I have been a part of NSD's theatre appreciation course in 2013, so I had the privilege to have a class of Tripurari ji. So in that class, she had given this demo with video production, NSD mein. So that time, from that time onwards, I had that lalach to see this production. And I had seen this in video only, not only on that. Afterwards, my daughter, she did an online course, and thereafter they showed this drama online. शाम को जब दिखाते थे, तो we say, तो I was a bit apprehensive कि आज भी ये दोनों करेंगे ना, posters तो ठीक है, इनको तो अगर stage में देखेंगे तो that credit goes to obviously Umadi. And आप जब भी जो भी हो, जितना भी हो, I mean the young kids, हम stage में भी उमादी के साथ देखते हैं. Lastly, we have done that drama competition also. There were so much of young faces, and यहाँ भी आज है इतने सारे young faces. In whatever it is, whatever form, whatever language it will be, we want young persons to come into the stage. देखिए यहाँ पे पैसे के अलावा you will get everything. Everything. जिंदगी में, लाइफ में पैसे की ज़रूरत है, definitely. But वहाँ पे एक limitation है. You can't buy happiness with paisa. You can't buy this love with money. So come to theatre, come to this stage for this love, this passion, for the living. That's all I have to say. Thank you. Thank you स्वाति जी, thank you so much. तो खुशियाँ तो हम सिर्फ अपनी मर्जी का काम करके ही हासिल कर सकते हैं. पैसे कमाने के साथ साथ ज़िंदगी में जो भी काम आप करना चाहती हैं वो ज़रूर कीजिएगा, तभी खुशियाँ आपकी झोलियाँ, खुशियों से आपकी झोलियाँ भरी रहेंगी. तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरे साथ मंच साझा किया और लिटिल थिस्पियन का मान बढ़ाया. मैं बहुत हैप्पी. जी आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये कर रही हैं. अब आपने थोड़ी देर पहले बोला आप माइक के लिए स्टैंड बनेंगी, पर मुझे लगता है थिएटर में आप स्टैंड ऑलरेडी, थिएटर की स्टैंड है, बन चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर